बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन और आज कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से आज उसकी ओपनिंग होगी। 117 दिन का रिकॉर्ड साज किस्म की ये एक अचीवमेंट है पीसीबी की तरफ से और ख़ासतौर पर चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि उन्होंने ये एक रिकॉर्ड साज तामीर की गई है। 117 दिन का ये टाइम फ्रेम था। ये दुनिया के अंदर इंटरनेशनल कोई भी स्टेडियम इस लेवल का इतने कम टाइम के अंदर तामीर नहीं किया गया। और आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि वो आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री एंट्री है। जो लोग म्यूज़िक को एंजॉय करना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स होंगे, इसमें लेज़र शो होगा। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो किट को अनवील किया जाएगा और पीएम साहब आज इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। तो ये जितने लोग भी इसमें आके एंजॉय करना चाह रहे हैं क्रिकेट को, वो आ सकते हैं। और ओबियसली जितनी भी स्पेकुलेशन थी, डिस्कशन थी कि ये क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इवेंट शिफ्ट हो जाएगा, आज सबको उनका आंसर मिल चुका है। इसके अलावा स्क्वाड के वाले से बात करें, लास्ट वीक पाकिस्तानी स्क्वाड अनाउंस किया गया 15 रुकनी। बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स, क्या ये ठीक है, क्या चेंजिंग नहीं होनी चाहिए थी, कि इनको किया गया, ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। मैंने तो शायद अपने कैरियर में कभी किसी स्क्वाड के वाले से इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं सुनी। आज उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और इसी तरह बाकी टीम्स के वाले से भी बात करेंगे कि उनका क्या कम्बिनेशन है। और आज ये भी देखेंगे कि अब क्या क्या कम्बिनेशन के साथ टीम आएंगी, पिचेस कैसी होंगी और किसका लगता है कि कम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर है, या टॉप फोर में कौन सी टीमें हमें लगती हैं। इन पे आज डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं, ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर हैं। अब तो कोचिंग में भी आ चुके हैं, वन एंड ओनली उमैद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम उमैद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर उमैद भाई, ये थोड़ा सा पहले डिस्कशन से पहले ज़रा अपना बताइए, अब कोचिंग की तरफ आ गए, अब तो फिट है माशाल्लाह। तो एक दफ़ा इतनी जल्दी किस तरह कोचिंग में आ गया? देखें, ट्रांजिशन तो होनी थी। हाँ ठीक है, अब जितना एक्सपीरियंस है हर लेवल पे ऑलमोस्ट खेल लिया हुआ है और मैं चाहूँगा कि जिस लेवल तक मैं गया हूँ, मैं अगर किसी को कोच कर रहा हूँ तो वो उससे आगे लेवल तक जाए। और मेन मकसद क्रिकेट खेलने का भी यही था कि इस मुल्क के इसको रिप्रेजेंट किया जाए, कुछ ना कुछ चेंजेस की जाए, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ किया जाए। तो अब जैसे जितना खेल सके थे उतना खेला। अब कोचिंग में आया तो इंशाल्लाह कुछ ऐसे कोच करने की प्लेयर्स को कोशिश करेंगे कि वो आगे जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स बन सके। कुछ मंथ पहले आपके साथ क्रिकेट खेली है, आप तो माशाल्लाह अभी भी उसी तरह पूरी पीक पे है। देखें, अब ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का दौर है, तो आई बिलीव के जब तक प्लेयर खेल सकता है और परफॉर्म कर रहा है तो उसको खेलने देना चाहिए। और ये जो एक पीसीबी की तरफ से एक क्लॉज निकाली गई कि 35 ईयर से अबव नहीं खेला जाएगा। अभी शोएब मकसूद का भी मैं इंटरव्यू कर रहा था, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मेंटोर हैं, शोएब मलिक है, वो 43 के भी खेल रहे हैं। तो ये आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं कि कोई 40 का भी खेल रहा है और बाकियों के लिए एक बार लगी कि शायद पाकिस्तान जिसने खेला हुआ है वो खेल सकता है, या मेंटोर है अदरवाइज नहीं खेल सकते? देखिए, वो था सिर्फ चैंपियंस टूर्नामेंट्स के लिए। 35 की जो लिमिट है वो चैंपियंस टूर्नामेंट के लिए है, जो बाकी काइजन ट्रॉफी और बाकी जो नेशनल T20 वगैरह उनमें नहीं है वो लिमिट। तो मेन मकसद इसका देखने का ये है कि जो प्लेयर आएगा, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, वो पाकिस्तान को आगे कितना रिप्रेजेंट कर सकता है, कितना लंबा रिप्रेजेंट कर सकता है, और हमारे पास ताकि बेंच स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हो। और नहीं, आपको लगता नहीं कि अगर क्योंकि डिबेट इस पे ये होती है कि चाहे चैंपियन कप हो या कोई भी आपका टूर्नामेंट हो, किसी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जिस तरह आप अभी इतनी अर्ली, मैं तो कहूँगा कि आप कोचिंग में आ गए, तो उनका मानना यह है लोगों का कि ये आप इस रोल में आ जाए, मेंटोरशिप के रोल में आ जाए, कोचिंग में आ जाए, कि वो किसी बच्चे की जगह है जिसने अपना कैरियर शुरू करना है, कि वो डकआउट में बैठा रहेगा, कहीं सेलेक्ट नहीं होगा तो शायद डीमोटिवेट होकर वो घर में बैठ जाए। नहीं, देखें, एक पूरा सिस्टम होता है। जब आप ऊपर आते हो आहिस्ता आहिस्ता थ्रू डिस्ट्रिक्ट है, फिर रीजन है, फिर आप डिपार्टमेंट में खेलते हो, फिर आप टॉप लेवल पे PSL में सेलेक्ट होते हो। फिर अगर आप इस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बेशक जो भी आपकी एज है, आप परफॉर्मेंस ऐसी दे रहे हैं कि वो आपको कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो आई डोंट थिंक कि आपको उस तरह छोड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप एक लाइबिलिटी बन रहे हैं, तो फिर तो ज़रूर आपको चाहिए कि आपको ना रिटायरमेंट ले लें या जो भी किसी अगले बच्चे को जगह दें। वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट नंबर, जैसे मिसबाह हक ने सर्व किया 43-44 तक। अब आ जाते हैं जी क्रिकेट के ऊपर। पहले डिस्कशन हम करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से। ओबियसली आप बहुत खेले हैं इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम में और बाकी भी स्टेडियम देखे हैं, दुनिया के शायद सारे स्टेडियम आपने देखे होंगे। ये किस तरह आप इसको रिलेट करते हो और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और ख़ासतौर पर फैंस के लिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये शो करता है कि हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में कुछ भी करना चाहे तो। लेकिन फिर भी जो जितने टाइम फ्रेम में ये कंप्लीट हुआ है, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं जाता था अकेडमी तो मैं देखता था कि किस तरह काम तेज़ी से हो रहा था, लेकिन जब ओवरऑल देखता था तो मुझे नहीं लग रहा था कि फिनिश हो पाएगा। लेकिन जिस तरह फिनिश किया, हैट्स ऑफ टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो आई थिंक ये
फैंस भी ज़्यादा देख सकते हैं मैच, जो कैपेसिटी है स्टेडियम की वो भी बढ़ गई है। आई थिंक फैसिलिटीज़ भी बेहतर हो गई हैं, प्लेयर्स के लिए भी, ग्राउंड के लिए, उनके लिए जो मैचेस देखने आएंगे उनके लिए भी, और जो ट्रैफिक का मसला प्रॉब्लम वगैरह होती थी वो भी काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, उसमें पार्किंग वगैरह सारा लॉट बनाया। और ये उसका हवाले से बताइए कि जब हम रिलेट करते हैं एक बड़े इवेंट को 29 ईयर्स के बाद हम होस्ट करने जा रहे हैं, तो ये जब इंटरनेशनल स्टेडियम देखते हैं, इंटरनेशनल अब 7 टीमों ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान की 7वीं टीम है, एक इंडिया नहीं आ रही, तो ये कितना अच्छा इमेज आएगा। और इंटरनेशनल जब जर्नलिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, फैंस आके देखेंगे, तो वो पाकिस्तान का इमेज कैसा जाएगा? देखें, स्टेडियम हमारे काफ़ी देर से अपग्रेड नहीं हुए थे। कदाफ़ी हुआ था लास्ट ईयर, आई थिंक 2 साल पहले हुए हैं, लास्ट ईयर हुआ था 2015-16 में जब एक पूरा बिल्डिंग इन्होंने बनाई थी। बिल्कुल। तो उसके बाद अब जब स्टेडियम हमारे अपग्रेड हुए हैं, रेनोवेट हुए हैं, तो वो देखें आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम लगता है। आप जितनी वीडियोस आ रही हैं, जितना जो कुछ सोशल मीडिया वगैरह पे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लगता है जैसे आप कहीं बाहर किसी और फॉरेन कंट्री में खेल रहे हैं। तो बहुत अच्छा इमेज आएगा। प्लेयर्स आएंगे, वो देख के जब बात करेंगे, ग्राउंड की फैसिलिटीज़ को देख के, जो सारा इन्वायरमेंट है वो देख के, होटलिंग वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह देख के, तो आई थिंक ये आगे इमेज आएगा, क्योंकि फिर PSL के लिए भी फ़ायदा होगा कि प्लेयर्स जो हैं वो और आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, टीम की तरफ अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। मुझे तो अपने जर्नलिज्म कैरियर में कभी लगता नहीं इतनी डिस्कशन हुई हो किसी स्क्वाड को लेके। मेरा मानना यह है कि थैंकलेस जॉब है सिलेक्टर्स की। जब भी आप करेंगे आप सबको खुश नहीं कर सकते, और ओबियसली 11-12 तो लड़के होते हैं, 3-4 पे ही होती है, तो 3 पे बहुत बहस हो गई है, खासतौर पे फ़हीम अशरफ के ऊपर और खुशदिल शाह पे, उस्मान पे तो डिस्कशन की जा रही है, फ़हीम पे सबसे ज़्यादा की गई है। आपके ख्याल में ये टीम बैलेंस है, या आपको लगता है कि जो एक डिस्कशन ये हो रही है कि रेगुलर ओपनर और एक रेगुलर स्पिनर कम पाकिस्तान ने डाला है, वो गलत किया है? देखें, पहली चीज़ तो मैं बैक इस चीज़ को करूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो आपके पास बैकअप हर वक्त भी मौजूद है। आपने ये अनाउंस तो सिर्फ 15 या जितने भी करने थे वो किए हैं, लेकिन आपके पास बैकअप में जितने प्लेयर रिजर्व में अवेलेबल हैं वो भी आप ऐसे ही समझें कि आपके पास अवेलेबल है। किसी को कभी भी कोई इंजरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। पहली चीज़ ये। और दूसरा, जितनी ऑप्शंस हैं हमारे पास, मैं स्क्वाड कल देख रहा था, मुझे 11 बनाने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि अगर आप स्पिन विकेट होगी तो आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, खुशदिल है, आपके पास आगा है साथ में, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। अगर आपको पेस चाहिए, साथ में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो फ़हीम है आपके पास। अगर जैसे दुबई में हम जब PSL खेलते थे, तो वहाँ पे शुरू में जो विकेट्स होती थी वो थोड़ी स्पॉन्जी विकेट्स होती थी, ठीक है, तो उधर आपको फिर हो सकता है चौथा पेस बॉलर चाहिए हो, तो आपको फ़हीम को एज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक स्क्वाड में काफ़ी सारी ऑप्शन हैं आपके पास अवेलेबल है। और देखें, हर जो टीम बनाता है, कोई भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी सोच यही है कि पाकिस्तान जीते। तो आई बिलीव कि वो उन्होंने जितनी उनको जो समझ थी, जो अवेलेबल स्क्वाड थे, जो अवेलेबल प्लेयर थे, जो पूल था, उसमें से जो बेस्ट बना सकें वो बनाए। अच्छा, तो ये अभी प्लेयर्स के बारे से भी हम सेपरेट डिस्कशन करते हैं, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि रेगुलर ओपनर एक फुल टाइम जॉब है, और अगर आप अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन वो डिफरेंट कंडीशन थी। मेरा तो मानना यह था कि उसको कंसीडर एटलीस्ट किया जाना चाहिए था। जब आपको लगा कि साइम अयूब नहीं है, साइम होता तो एक डिफरेंट बॉल टू गेम थी, ओबियसली फिर आप कुछ भी चेंज ना करते। दोनों ओपनर को चेंज करना भी एक चलें अब बात कर सकते हैं, बट एक फ़खर आया है, वो भी 5-6 मंथ के ले ऑफ पीरियड के बाद कम बैक कर रहे हैं, उन पर भी प्रेशर ओबियसली होगा। और अब साथ कहा जा रहा है कि बाबर ओपन करेंगे, तो बाबर पे आपको लगता नहीं कि एडेड प्रेशर होगा? और अगर ओपनर करते तो इमाम क्या बेस्ट चॉइस हो सकती थी? देखें, ये तो सिलेक्टर्स को जो उस टाइम पे बेहतर फील हुआ उन्होंने वो किया है। आई बिलीव कि आपको अगर तैयब ताहिर को देखें तो वो भी ओपन करते थे डोमेस्टिक में, काफ़ी ऐसा ओपन करते रहे, T20 में भी और 4 डे में भी, तो वो भी एक और ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप बाबर के साथ नहीं जाना चाहते। बाबर देखें, बाबर वन डाउन जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस जा रही थी, वो बाबर अब ओपनर ही खेल रहे थे ऑलमोस्ट, क्योंकि जल्दी पहली विकेट हमारी जल्दी गिरी थी। तो आई थिंक उसको ये रोल जो है वो उसको सूट करेगा, क्योंकि जिस तरह की वो क्लास प्लेयर है, जिस तरह का हर स्ट्रोक उसके पास है। शुरू में आपको पता है प्लेयर्स ऊपर होते हैं, गैप्स मिलते हैं आपको, तो वो एक रोलिंग शॉट्स खेलने वाला प्लेयर, तो बड़े आराम से वो उसमें स्कोर कर सकता है। अच्छा, तो ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है कि बाबर का हम देख रहे हैं T20 में परफॉर्मेंस है सच नहीं आई, फिर हम टेस्ट में भी देखा कि आल्दो के थोड़ी सी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बट फिर ये इधर फेलियर हुआ। ये पिचेस के हवाले से मैं आपसे भी बात करूँगा। तो ये जब दोबारा, लेकिन एक ODI का फॉर्मेट एक ऐसा है जो बाबर को भी बहुत सूट करता है, इवन पूरी टीम को बहुत सूट करता है। मैं तो कहता हूँ इसको टेम्पलेट एक फार्मूला मिला हुआ है हमारी टीम को, उस पर जाके खेलते हैं और वो जीत मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, जिम्बाब्वे को हराया, और खासतौर पे वाइट वॉश करना साउथ अफ्रीका को पहली दफ़ा, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके ख्याल में एक तो फॉर्मेट कितना सूट कर रहा है, दूसरा ये बाबर पे अगर खुदा न खास्ता बाबर क्लिक नहीं करता
और बाबर आउट होना शुरू हो गया या हो जाता है, क्योंकि 3 गेम है, अगर 2 आप हार गए तो यूर आउट ऑफ द इवेंट, तो आपके ख्याल में बाबर इसको अब्जॉर्व कर पाएगा ये, या एज ए इंटरनेशनल प्लेयर भी प्रेशर आएगा उनके ऊपर और पूरी टीम पे फिर गिरता है उसका असर? बिल्कुल, मैं आई थिंक जिस क्लास का वो प्लेयर है, जैसे मैंने पहले बात की है, ऐसा जो पैच है वो हर इंटरनेशनल प्लेयर, हर टॉप परफॉर्मर पे आया हुआ, एलीट प्लेयर पे आया होगा। ठीक, सचिन तेंदुलकर पे भी आया, सईद अनवर पे भी आया, इंजमाम भाई पे भी आया, उसके बाद विराट कोहली पे भी आया, लेकिन दे कम आउट ऑफ इट। ये उनकी टॉप प्लेयर होने की निशानी है। तो आई थिंक बाबर विल डू दैट एज वेल, क्योंकि उसमें उसकी टेक्निक में कोई खामियां इतनी नहीं है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट ही इज। ठीक है, वो जितना उसका कॉन्फिडेंस गेन होता जाएगा, एक इनिंग खेलेगा, एक मैंने देखा जितनी खेली है मैंने क्रिकेट, आपको एक बाउंड्री चाहिए होती है कॉन्फिडेंस में वापस आने के लिए। ठीक है, तो आपकी वो फॉर्म वापस आ जाती है। फॉर्म उधर ही होती है, लेकिन अब देखें आप पिछले 1 साल में अगर आप उसके आउट देखेंगे तो बहुत टेम डिसमिसल्स हैं, मतलब लाइक इजी से, मतलब एक समझे कि बिल्कुल नॉर्मल से डिसमिसल है कि जो किसी ने बॉलर ने आउट नहीं किया, वो खुद ही शॉट मारी है तो सीधा हाथ में ही चली गई। तो आई थिंक उस अब मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं और पिचेस सूट करती हैं हमें, और होपफुली बाबर फॉर्म। ये जो स्पिनर का एक टैग लग गया कि जी बाबर आ गया, स्पिनर लेके आए, खासतौर पे लेफ्ट आर्म लेके आए तो वो विकेट मिल जाती है, तो आपके ख्याल में ये भी उनको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा होगा? देखें, अगर हैम्पर कर भी रहा होगा तो उसने उसकी प्रैक्टिस लाजमी की होगी, क्योंकि अब एक बड़ा इवेंट है और वो अगर ओपन कर रहा है तो उसने उसकी प्रैक्टिस लाजमी उस पर की होगी, कहीं ना कहीं पिचेस पे कोचेस के साथ मिल के, स्पिनर्स लगा के, तो वो उसकी प्रैक्टिस करके आया होगा। तो आई होप कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो। बिल्कुल। अच्छा, ओपनिंग के हवाले से ना 2 डिस्कशन और भी हो रही हैं, लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक ये है कि बाबर को डिसाइड कर लिया गया, बाबर विल डू द ओपन विद फ़खर जमान। एक डिस्कशन ये भी हो रही है, शोएब अख्तर साहब ने भी कहा कि शोएब भाई भी यही कह रहे थे कि किसी तरह आप रिजवान को ले आएँ T20 की तरह, कि रिजवान की यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी है। फिर ये भी बात की जा रही है कि आप पिछला सारा कोर वही रहने दें, आप डिस्टर्ब ना करें, साइम को रिप्लेस कर लें साउथ शकील के साथ, और साउथ शकील से ओपन करवा लें। PSL में भी हमने देखा कि वो कोयटा की तरफ से ओपन करते रहे। तो आपके ख्याल में अगर लेट्स सपोज चेंज किया जाता, क्योंकि आप बहुत खेले हो इन सब प्लेयर्स के साथ, कौन सा आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है अगर बाबर को नहीं छेड़ा जाता? जैसे मैंने पहले कहा, आई थिंक तैयब ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में और T20 वनडे में ओपन कर चुका है लाहौर के लिए। साउद आई बिलीव के नीचे बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, आपको स्ट्राइक रोटेशन चाहिए होती है, स्पिन को प्रॉपर वो खेलता है, तो आपके लिए वो नीचे प्लेयर साउद हो गया, कामरान गुलाम हो गया, तो ये जो प्लेयर हैं आपको नीचे चाहिए। आगा हो गया, ये आपको नीचे दरमियान में चाहिए, जबकि आप जब दूसरी टीम स्पिनर्स लगाती हैं तो ताकि ये स्कोर्स निकाल सकें, सिंगल डबल निकाल सकें। ठीक है, ऊपर आपको स्ट्रोक प्लेयर थोड़ा बहुत चाहिए होता है जो बाउंड्रीज की तरफ जाता है। तो बाबर नहीं जाता, तो आई थिंक बाबर नहीं होता तो फिर तैयब कुछ ट्राई किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा एक जो जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है पूरे मीडिया के अंदर, वो स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से है। हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं अब्रार की तरफ, और अब्रार को भी अगर रिसेंट पास में देखें तो ख़ासतौर पे टेस्ट में कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई। लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जी, इतनी स्पिन विकेट पे भी नुमान और साजिद आउट कर रहे थे और इससे आउट नहीं हुए। दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर ये रोल प्ले कर रहे थे इनके साथ सलमान अली आगा और साइम अयूब, अब क्योंकि साइम को कई मैचेस में हमने देखा वो फिंगर भी स्पिन भी करते हैं, मिस्ट्री भी करते हैं, ऑफ ब्रेक भी करते हैं, तो वो कई दफ़ा 10 ओवर भी कर जाते थे। अब वो उसका नुकसान ये हुआ कि हमें एक बैटर भी ऐड करना पड़ा, एक बॉलर भी ऐड करना पड़ा। तो आपके ख्याल में क्या ये ठीक डिसीजन है? जब आप कंपैरिजन में देखते हैं तो भारत 4 स्पिनर के साथ आ रहा है, बांग्लादेश 3 के साथ आ रहा है, बाकी भी टीम, हर टीम एटलीस्ट 2 के साथ तो मिनिमम आ रही है। तो आपके ख्याल में ये डिसीजन कैसा है? देखें, खुशदिल को मेरे ख्याल से इसीलिए डाला गया है कि वो अच्छी एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे आपको स्पिन बॉलिंग करके देते हैं। आगा भी आपके पास है, वो ऑफ स्पिनर है, लेफ्टी के लिए आप वो कारआमद है। फिर अब्रार जो है, आई थिंक देखें अब्रार डिफरेंट स्पिनर है इन रिगार्ड्स टू साजिद और नुमान। वो लोग 4 डे ज़्यादा खेल चुके हैं, खेला इब्रार भी है, लेकिन ये फिंगर स्पिनर है ज़्यादा। ठीक है, आप ये नकल बॉल या इस तरह की बॉल करता है, तो उस 4 डे में आपको लंबी बॉलिंग चाहिए होती है एक जगह पे जी। इब्रार वेरिएशन वाला बॉलर है। अब वनडे T20 में वो कामयाब हो, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कामयाब होने के, क्योंकि आपको बैट्समैनों ने स्कोर करने जाना है, आप चार्ज करना, और आपके पास बॉल वेरिएशन ज़्यादा होती हैं, तो फिर आप डिफरेंट वेराइटीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, उनके पास ऑप्शन नहीं है दूसरी टीमों के पास, क्योंकि उन्होंने प्लेयर लाने ही लाने हैं, क्योंकि आपको वापस जब दोबारा लाना है, चेंज करना है, तो वो टाइम लगता है आने में। ठीक है, पाकिस्तान में अब आपके पास अवेलेबल सारे बैकअप में मौजूद हैं, कुछ भी होता है तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सुफियान मकीम को कैरी किया गया और अभी साजिद और नुमान ने भी अच्छा परफॉर्म किया,
क्या आपके ख्याल में इनमें से किसी एक को रखना चाहिए था, या यही कोर आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर कम्बिनेशन? देखिए अब फिर आप सुफियान मुकीम को डालते तो फिर आप 2 स्पिनर्स डालते तो आपको एक ऑलराउंडर निकालना पड़ना। अगर ऑलराउंडर ना निकालते तो अगर आप लोगों का ये भी मानना है कि अगर डगआउट में बिठाना है तो आप हसनैन को ना डालते, क्योंकि आपको पता है शाहीन, नसीम और हारिस ही खेलेंगे। देखिए जो एक्सर्जन है ना वनडे में वो फास्ट बॉलर की ज़्यादा होती है जी, ठीक है, तो आपने किसी को रेस्ट करवाना है तो आपको फास्ट बॉलर चाहिए होगा बैकअप। स्पिनर का ये है कि स्पिनर शॉर्ट रन से करते हैं, वो इतना उनको इतनी एक्सर्जन नहीं होती जितनी फास्ट बॉलर को होती है, इसलिए आई बिलीव उसके पीछे जो मेंटेलिटी है वो यही होगी कि हमें बैकअप में फास्ट बॉलर तो लाजमी चाहिए जी, ठीक है। इसके अलावा सुफियान बहुत अच्छी ऑप्शन है ठीक है, एज अ बैकअप आप रख सकते थे, लेकिन अब जो इनको उसको बेहतर भी फील हुआ, हाँ जी, देखें वो अब फ़ौरन से आते ही आप एक और चीज़ भी होती है कि आपने फिटनेस लेवल कितना रखा हुआ है जी, ठीक है। वो अभी इंजरी से वापस आया था, फिर सीधा T20 वनडे खेला और फिर सीधा पाकिस्तान के लिए खेला, तो जो लोड आप डालते हैं तो आपको देखना है कि हाँ ये इतना लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, तो आई बिलीव उसमें से कुछ ना कुछ। मैं वैसे आपको मैं भाई बताऊं, मैंने जितने लड़के देखे ये स्पिनर सुफियान है, लेकिन मुझे फैसल अकरम सबसे बेहतर लगा। उसका कंट्रोल, उसका स्पिन, वो समहाउ रिलेट करें तो अर्ली मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुलदीप यादव से वो बहुत रेलिवेंस है उसकी। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि जिम्बाब्वे के 3 मैचेस के बाद उसको बाहर क्यों कर दिया गया। एटलीस्ट उस लड़के को कैरी करते। इवन हम T20 कप, चैंपियन कप भी देख रहे थे, उसमें बेचारा डगआउट में बैठा था। एक लड़का पाकिस्तान खेल के आया, मुझे तो ये भी माइंडसेट समझ नहीं आता। देखिए वो तो उस टीम की मैनेजमेंट का है ना कि उन्होंने क्या, उनकी प्लानिंग क्या थी जीतने की। हर एक का प्लान होता तो यही है ना कि जीतना है हमने, तो उसमें जो उनकी टीम के लिए जो बेहतर फिट करता है प्लेयर वो उसको डालते हैं। आई थिंक फैसल अकरम जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा देर एक जगह पे बॉल कर सकता है एक स्पॉट पे ठीक है। सुफियान मुकीम के पास ज़्यादा वेरिएशन है, क्योंकि वो थोड़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट एक्शन है, थोड़ा तेज़ करता है, स्लो भी करता है, फ्लिपर भी करता है, तो आई थिंक उसको इसलिए शॉर्टर फॉर्मेट में ट्राई किया। और ये दोनों को उन्होंने ट्राई करके पीसीबी ने देख लिया। आई थिंक ये हमारे पास बैकअप तो मौजूद है, हमें ये नज़र आ गया कि हम इसको आगे खिला सकते हैं, तो अब उनको अपनी बारी का इंतज़ार करना है। देखें जैसे इन सेलेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने हॉर्सेस और कोर्सेज वाली स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई है। साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने अब्बास को डाला, स्पिनर्स नहीं लेके गए, यहाँ थे तो हमने स्पिनर्स डाले, अब्बास को नहीं रखा। तो ये आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप जिस कंडीशन में खेलने जा रहे हैं उसके मुताबिक आपके पास अगर बैकअप में प्लेयर, बॉलर, बैट्समैन वगैरह मौजूद हैं, स्पिनर हैं, तो आपको इस तरह उनको खिलाना चाहिए। अब दूसरा ये है कि ये इवेंट बड़ा है ठीक है, आप बड़े इवेंट में कभी भी स्ट्रेट अवे आप डेब्यूट नहीं करवाते प्लेयर्स का ठीक है, आप सीरीज़ में करवाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सीरीज़ में जहादात भी खेला, बाकी सारे जो सुफियान भी खेला, फैसल भी खेला, और भी डेब्यू हुए हैं, तो वो ये देखने के लिए था कि इनमें कितनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी है इस लेवल पे खेलने की। तो आई थिंक वो हमें नज़र आई, वहाँ पे हम सीरीज़ भी जीते हैं। तो एज अ बैकअप अब उनके ऊपर कितना फोकस किया जाता है, ये आई थिंक अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनके ऊपर एक प्रॉपर उनका प्लान हो कि उसको फॉलो किया जाए, और उस स्टैंडर्ड पे रखने के लिए उनकी जो थोड़ी बहुत कमी बेशी हैं उनमें वो बेहतर करते रहें, और ताकि हमारे पास प्लेयर अवेलेबल हो। अब वापस इन प्लेयर्स को लाना, देखें ये रेगुलर फर्स्ट क्लास तो खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस पे वो लेके आए होंगे। अब मुझे इतना मैंने देखा नहीं कि फ़हीम का और खुशदिल
का कितनी परफॉर्मेंस थी टीमों के लिए, बट आई बिलीव कि होगी कोई ना कोई जो कि हमें इनको डालना पड़ा और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी इसके अलावा। ठीक है, तो ये डालना एक अच्छी चीज़ इसलिए है कि आपके पास एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आ गया, डिपेंडिंग ऑन, और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ गया। लेकिन उस पर डिबेट फेम पे ये है ना कि 9 की एवरेज है अभी तक जितने भी ओडी खेले हैं, और बॉलिंग की 50 की एवरेज है। वो कहते हैं, वसीम अकरम ने जैसे कहा कि बॉलिंग और बैटिंग का जो एवरेज है वो चेंज होनी चाहिए थी। तो वो आपको लगता नहीं ये प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा उनके ऊपर? देखिए, पाकिस्तान आप जब खेल रहे हैं तो प्रेशर होता है। वो आपकी पहली गेम है, वो आपकी 350वीं गेम है। सही है, ठीक है, वो वसीम भाई से भी ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है। ठीक है, तो वो प्रेशर होता ही होता है। अब आप कितने मेंटली स्ट्रांग है उसको हैंडल करने के लिए, ये आपकी उस पर वेट पे और आपके उस विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आई बिलीव मैं फ़हीम के साथ भी खेला हूँ, मैं खुशदिल के साथ भी खेला हूँ ज़ल्मी में, दोनों में वो है चीज़ कि वो एक मुश्किल सिचुएशन में आपको जितवा सकते हैं। आपने फ़हीम की परफॉर्मेंस देखी होंगी PSL में, मुश्किल सिचुएशंस में उसने कैसे मैच जितवाया, जो कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस थी। मैं चाहूँगा कि वो वही परफॉर्मेंसेस दोनों रेप्लिकेट करे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम मेरा मानना यह है कि जितना भी हम कोर देखते हैं ना, जो लड़कों ने हमें सक्सेस दिलवाई लास्ट 5-6 मंथ के अंदर, इरफान खान नियाज़ी एक बड़ी अच्छी कमोडिटी मिला हमें। जहाँ साइम अयूब की बात करते हैं एज ए ओपनर, ये बड़ा तगड़ा लड़का हमें नज़र आया। फील्डर बड़ा आउटस्टैंडिंग है और आपने ओबियसली इनके साथ खेला भी है। बैटिंग में भी वो जो हमें कहीं ना कहीं बेन स्टोक का रोल या हार्दिक पांड्या का रोल वो हमें नज़र आ रहा था कि चलें उस क्लास का, बॉलिंग तो नहीं करते बट फिनिशर के रोल की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं लड़का ऐसा नज़र आ रहा था। रादर दैन के हमने जो इन्वेस्ट किया उनके ऊपर, अब वो डेफिनेटली वो भी सोच रहे होंगे मैंने अपनी कैरियर में क्या गलत कर दिया कि मैं बाहर हो गया। तो आपके ख्याल में उस लड़के के साथ गलत नहीं कर दिया गया? अगर उसको स्क्वाड में एटलीस्ट रखते और कहीं आपको रिक्वायरमेंट होती तो वो लड़का आके फिट इन होता था और आपके लिए परफॉर्मेंस देता। देखें, ये लॉन्गर फॉर्मेट है ना, तो नियाज़ी आप देखेंगे उसने नीचे आके एक ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस उसकी हो रही थी। अब वनडे में आपको वो प्लेयर चाहिए नीचे भी कि थोड़ा और, क्योंकि इसमें हिटिंग करने के लिए ज़्यादा लंबे ओवर चाहिए। ठीक है, उसमें आपकी सिर्फ छक्कों से बात नहीं चलती, आपको बाउंड्री भी और नीचे भी और भागना भी है। तो जो आप अपने बैट्समैन हम देखेंगे ना जो हमने रखे हैं, तो उसमें तैयब ताहिर है, कामरान गुलाम है, सऊद है, उसके अलावा बाबर, फ़खर और आगा है। ठीक है, तो ये वो प्लेयर हैं जो आपको नीचे भी आके इतने उसी तरह ही खेल के दे सकते हैं जैसे दरमियान में मिडल में खेल सकते हैं। ठीक है, नियाज़ी को आई थिंक के दिल नहीं हारना चाहिए, परफॉर्म किया है। अब देखें, ये टीम पाकिस्तान की है। अब जो भी सोच के टीम बना रहा है वो यही सोच के बना रहा है कि हमें बेस्ट टीम चाहिए, जो कि हमारी एक जो होम ग्राउंड पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसमें हम कौन सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं तो बैक करूंगा टीम को इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इतना करीब आके आप क्रिटिसाइज जितना करेंगे आप टीम पे प्रेशर डाल रहे हैं और आप परफॉर्मेंस होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सच्चे फैन हो तो आपको चाहिए कि आप पूरी तरह टीम को बैक करें। बाद में बेशक इतना मर्जी क्रिटिसाइज करें, रिजल्ट आने के बाद खुदा न खास्ता नहीं आता तो फिर आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक पावर हिटिंग का कॉन्सेप्ट भी लाया गया और हम लग रहे हैं कहीं हम लास्ट 4-5 ईयर्स में T20 में जिस तरह पाकिस्तान ने लास्ट 2 डेकेड में विक्ट्रीज हासिल की, परफॉर्मेंस दी, बट एकदम उसमें भी डिप आ गया 2 साल से। अब ये अब्दुल रज़ाक की एम्बर्ट के अंदर उनके अंडर ट्रेनिंग लड़के आ रहे हैं, 50 पावर हिटर है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है और ये क्या आपको लगता है कि वक्त की डिमांड थी और ये ODI T20 दोनों में पाकिस्तान लैग कर रहा था, ये मस्ट होना चाहिए था? देखें, एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए तो ये ठीक है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म आपकी प्लानिंग जो है वो ये अच्छी है कि आपकी थिंकिंग ठीक है कि आपने प्लेयर्स को टाइम दिया। आई बिलीव कि ये कैंप जो है ये 2 से 3 महीने का होना चाहिए, जिसमें स्टार्ट में आपकी फ़िटनेस पे पूरा काम किया जाए, ताकि क्योंकि हर प्लेयर डिफरेंट उनकी ना फिटनेस होती है। तो आपको चाहिए कि एक ऐसी फिटनेस उनकी पहले स्ट्रेंथ बिल्ड की जाए, फिर उनमें पावर बिल्ड की जाए, फिर उनको कन्वेंशनल फंक्शनल ट्रेनिंग करवा के सीधा आप फिर रोटेशनल, जैसे आप, क्योंकि आपको रोटेशनल पावर चाहिए फार हिटिंग के लिए, उस पर आप रज़ाक भाई से बेहतर तो कोई हिटर आपको मिलेगा नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि उन्होंने, मैं जो देख रहा था NCA में जिस तरह उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। सेकेंडली, आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर आपने देखना है तो यही आपको ये सारी आपको एक एक सिस्टम बना के एक ग्रास रूट तक भेजना चाहिए कि आप हर स्कूल लेवल पे, आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या सिटी लेवल पे हैं, उधर हर एक टीम के पास वो एक ट्रेनर हो और उस ट्रेनर के पास वो प्रोग्राम हो PCB से बनाया हुआ कि ये प्रोग्राम फॉलो किया जाएगा। प्लेयर बैट्समैन के लिए ये होगा, बॉलर्स के लिए होगा, स्पिनर्स के लिए होगा, फील्डिंग के लिए ये है। तो वो फॉलो होगा। जब हमारा एक फिटनेस कल्चर बनेगा तो आपके पास पावर हिटर मौजूद मिलेंगे, आपको पीछे से ही आते रहेंगे।
फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको कैंप लगाएं और उनमें जान डालें और फिर उनको कहेंगे छिके बाहर। अच्छा, ये भी कुछ हमें लिखे परफॉर्मेंस, उसमें हसन नवाज नजर आया, साद लड़का अच्छा नजर आया, यासर ने बड़ी सेंचुरी की, तो इनमें से अगर 2-3 लड़के आपको लगता है कि ये फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है तो आप जरूर बताइए। देखिए अभी मैं जितने भी थे आप जो पावर हिटिंग उसमें प्रोग्राम में, सारे ही बहुत अच्छे हैं और हर तरफ, अब रज़ाक भी ने यही किया कि हर तरफ उनको हिटिंग करने का प्रैक्टिस भी करवा रहे थे। हसन नवाज बहुत अच्छा खेला है ये चैंपियंस T20 मैंने देखा है। इसके अलावा इस टाइम कोई खातिर ख्वाह यासर ने बड़ा यासिर बहुत अच्छा खेला है माशाल्लाह। वो एक मतलब बहुत मेहनती आदमी है, मतलब वो आप नज़र आता है कि वो कुछ करना चाहता है, कुछ पहुंचना चाहता है और एम भी रखा है उसने, अल्लाह उसको कामयाब करे। इसी तरह बाकी भी लड़के यही कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा पावर हिटर है। बिल्कुल, समद को देखें, समद आपको चाहिए कि समद को लंबा अभी खिलाएं, ठीक है। अब देखें उसकी हिटिंग है, उसके पास तो सारा कुछ है। हमारा मेन मसला होता है हम अंडर प्रेशर जब आके नहीं करते ना, वो मेन चीज़ है हमारी। वो हमारे अंदर कैसे आएगा, वही हमने अभी चैंपियंस T20 में हम सियालकोट स्टैलियंस में, जब स्टैलियंस में हम बात करते थे, शोएब भाई बात करते थे, हम मैनेजमेंट बात करती थी, तो हम स्किल्स से ज़्यादा मेंटालिटी पे बात करते थे कि आप मैच नहीं जीतो लेकिन अंदर जान पूरी लगनी चाहिए, ठीक है। आप जान मार के आ रहे हो, आप मुश्किल सिचुएशन में भी लड़ रहे हो। मुश्किल सिचुएशन, अब देखें आपके घर में कोई किसी छोटे भाई को मारेगा, आपको गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन उधर टीम में जब आपके बॉलर को मार पड़ी होती है, कोई इधर जा रहा होता है कि इधर जा रहा होता है, ऐसे ही। तो हमने वो चीज़ डाली कि इसको फैमिली समझना है कि आपके बॉलर को मारा है, आप बैट्समैन के ऊपर चढ़ो, ठीक है। बॉलर को जाके बगअप करोगे तुम करोगे सारा, तो इस तरह की मेंटालिटी बनाई तो हम जीते। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरा ख्याल है हर तरह आपकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जी, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान इंडिया के मैच, दोनों टीमों के कोर के ऊपर बात करेंगे, कौन ज़्यादा स्ट्रेंथन है, किसकी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका मोमेंटम या बैलेंस बेहतर है। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। उमैद भाई, अभी जब डिस्कशन कर रहे थे स्क्वाड के वाले से भी और पाकिस्तान का स्क्वाड भी डिस्कस किया, तो हमेशा डिस्कशन पाकिस्तान इंडिया की तो ज़रूर होती है। अच्छा, जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एक स्पिनर का मकसद ये था, क्योंकि मैनेजमेंट ये सोचती है, सिलेक्शन कमेटी भी और कोच और कप्तान भी, कि फेब मार्च में पाकिस्तान में बॉल स्पिन नहीं होता और आईसीसी ने ये बनानी है बैटिंग विकेट्स, और इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए एक स्पिनर के साथ गए और आगा और खुशदिल शाह थोड़ा रोल प्ले कर लेंगे। अब भारत 4 स्पिनर के साथ हारा है, शायद इसी माइंडसेट के साथ ख़ास तौर पे वो टारगेट पाकिस्तान को ही कर रहे हैं। और ओबियसली अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं और T20 में भी और ODI में भी, इवन जो पहला जीते हैं कल, उनके स्पिनर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट इंडिया की पिचेज़ और हमारी पिचेज़ में या दुबई की पिच में फ़र्क है। ILT देख रहे हैं हम, उस पर भी मोस्टली पेसर आउट कर रहे हैं। एक तो दोनों का कम्बिनेशन बताइए कैसा है, और दूसरा ये दुबई के अंदर आप भी बहुत खेले हैं, ये विकेट किस तरह की होगी, किसको सूट करेगी बेसिकली? देखिए पाकिस्तान इंडिया का जब मैच है तो आप जैसे नाम उसमें मैटर नहीं करते बिल्कुल, ठीक है। उधर जो प्रेशर है वो मैटर करता है और कौन उसको ज़्यादा बेहतर हैंडल करेगा वो मैटर करता है। टीम किसी की छोटी हो बड़ी हो, उस टाइम पे जिस बंदे का दिन होगा वो मैच साइड पे कर दे। अब जैसे देखा अब हमने जब दुबई में ही वर्ल्ड कप का मैच जो है इंडिया को मारा था, वो 152 फॉर नो लॉस, ये वाला मैच T20 का जीता हुआ हमारे एग्जैक्टली। तो देखें इसमें मैटर नहीं करता, इसमें कोहली ने एंड पे आके ऐसी अनकन्वेंशनल शॉट मारी है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि आपको वो सीधा शॉट इतना दूर चला जाएगा। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच आप कभी भी कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। नर्व्स की गेम है सारी, जिसने वो कहते हैं ना कि धोनी कहता था कि इट्स ऑल अबाउट हु ब्लिंक्स लास्ट, ठीक है। तो आपने जितनी देर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा जीतने के लिए। दूसरा, दुबई की पिचेस इस मौसम में हम PSL खेलते थे तो स्पॉन्जी होती थी, जैसे मैंने पहले कहा, तो इसमें पेस बॉलर को मिलती है हेल्प, ठीक है। आपको सीम मूवमेंट मिलती है थोड़ी बहुत, उतना तेज़ नहीं आता लेकिन स्पॉन्जी थोड़ा सा बाउंस होता है। तो लाइन लेंथ पे करते रहेंगे, उस पर हिटिंग करना भी मुश्किल होती है। अब ये डिपेंड करता है ICC किस तरह की विकेट्स बनाता है उधर दुबई में, तो अब देखें। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी टेस्ट के अंदर भी परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बुरी गई। न्यूजीलैंड से अपने घर में वाइट वॉश हो गए, ऑस्ट्रेलिया में भी वो 3-1 हारे। उसके अलावा भी ODI अभी कल जीते तो हैं, बट उनके जो टॉप प्लेयर हैं वो रन्स नहीं कर रहे, और इवेंट जीतने के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि विराट रन्स ना करे और रोहित शर्मा रन्स ना करे, और कहीं ना कहीं KL राहुल भी आप देख लें इस फॉर्मेट में नहीं कर रहे। अब डिबेट ये हो रही है, और मैं इस पर बड़ी वैसे बात कर रहा हूँ कि इनके स्क्वाड के अंदर तिलक वर्मा मस्ट होना चाहिए था। जायसवाल तो है लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं होगा, क्योंकि कल वो इसलिए खेला कि विराट कोहली नहीं थे। विराट आएंगे तो वो बाहर हो जाएगा। अब फिर इसी तरह अभिषेक ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, अब ये वो फ्रेश ब्लड है कि जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं या इनका डिक्लाइन है। अब ये मुझे धोनी के मैं रिकॉल करता हूँ, जब 2007 में आके उसने तमाम सीनियर को बाहर बिठा के यंग ब्लड को डाला और वो फिर 8-10 साल जीतता रहा। तो आपके ख्याल में ये टाइम था या भारत
से मिस्टेक होगी है, वो सीनियर के साथ सेफ डरे हुए जिसे कहना चाहिए उस टिमिड अप्रोच से गए हैं, ब्लंट डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। नहीं, आई थिंक जायसवाल खेल सकता है, क्योंकि मैंने अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में तो इंडिया एक डिसीजन लेता रहा है पहले भी कि सीनियर प्लेयर को बिठा के जूनियर्स को खिला अब के। किसको निकालेंगे, क्योंकि शुभमन गिल ने परफॉर्म किया हुआ है, वो वाइस कैप्टन भी है, वो करेगा ओपन रोहित शर्मा। देखें, ये तो अब टूर्नामेंट पे देखते हैं कि जैसे जैसे हो जाएगा। और ये ऐसे दो तीन नाम हैं, और ऋषभ पंत को भी जिस तरह उन्होंने बाहर बिठाया कल, ये बता रहा है चीजें, क्योंकि ओब्वियसली वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बिल्कुल, कि वो केएल राहुल के साथ आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था रोहित शर्मा की, उसने कहा जी उसने ज्यादा कीपिंग की हुई है और ओडीआई फॉर्मेट ज्यादा खेला है, तो ये इन प्लेयर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत, अभिषेक, तिलक वर्मा ये ऑन द गिवन डे सिंगल हैंडली गेम को चेंज कर देते हैं। तो आपके ख्याल में ये तीनों में से होना चाहिए था किसी को, या यही ठीक है? और ये उनकी मैनेजमेंट जो प्लानिंग लेके आई है, उसी ओपिनियन मेकर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप एज एनालिस्ट, मैं फिर भी केएल राहुल से ऊपर पंत को रखूंगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे आप कहेंगे टीम बनानी है तो मैं उसको रखूंगा। इवन के इस फॉर्म में जो जायसवाल जिस तरह खेल रहा है, मैं उसको भी टीम में डालूंगा ऐसे ही, क्योंकि वो प्लेयर है जो लड़के खेलने वाला है, और मुझे लड़के खेलने वाले प्लेयर पसंद है, क्योंकि खुद स्टैलियंस का भी यही मोटो रहता है। तो डालना तो चाहिए, वो किसकी जगह डालते हैं, कैसे डालते हैं, अब वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन अब देखें, फिर बैट्समैन जो है वो कहते हैं बैट्समैन विन यू टूर्नामेंट्स, बॉलर विन यू बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट। यस, ठीक है, तो ये बॉलर्स की गेम ही रह जानी है कि किसने ऐसा ज्यादा बेहतर इन बैटिंग पिचेस पे परफॉर्म करेगा। और बुमराह का अगर हम बात करें तो जिस तरह वन मैन सोल्जर, वन मैन आर्मी, और जिस तरह उसने एक साल में परफॉर्मेंस दे दी, मुझे तो लगता है कि वसीम वकार या हम अगर मोहम्मद आसिफ देखें तो अब मेगरात, ये 10-12 साल के बाद किसी बॉलर की ऐसी परफॉर्मेंस देखी कि जितना कंट्रोल, अग्रेशन, चाहे कोई फॉर्मेट हो, हर फॉर्मेट में उसने जब चाह वो अगली टीम को आउट किया। तो इन केस बुमराह नहीं होता तो आप ये भारत के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? क्या उनकी बॉलिंग लाइनअप में इतनी फिर भी जान है कि वो इस कंपटीशन के लिए कुछ सेमीफाइनल या फाइनल में आ सकती है? देखें, बुमराह का फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। देखें, उनके पास उस जैसा और बैकअप में कोई एक भी बॉलर नहीं जी। दूसरी आपने बात की कि उनके बाद आई थिंक स्टेन भी गुजरा है, मोहम्मद आसिफ भी गुजरे हैं, कि किसी भी फॉर्मेट में किसी भी सिचुएशन में वो बॉल आके कर देते थे, और आमिर भी ऐसे ही था जी। तो अब ये इनके पास ये बॉलर आया है, तब इसीलिए वो उसको देखभाल के चला रहे हैं। जब थोड़ा सा इंजरी होती है तो उसको रोक लेते हैं, तो उसको उसकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए फ़र्क तो पड़ेगा, ये तो लिखी पड़ी बात है। अब बाकी वो कितना अच्छा हैंडल करते हैं, अब उनको फिर इस तरह करना पड़ेगा कि उनको फिर बॉलिंग की, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ नीचे आएगी तो उनको किसी और तरह उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी ज़रूर बात कर लेते हैं। हर इवेंट को सबसे अच्छा वो खेलते हैं, इंटरनेशनल 28 वो टाइटल जीत चुके हैं वर्ल्ड कप के। इस दफ़ा अगर देखें तो उनको काफ़ी हिट हो रही है। कैप्टन पहले उनके इंजर्ड हो गए एंकल इंजरी की वजह से, ऑब्वियसली जब कैप्टन जाता तो पूरी आपका वो प्लानिंग ही रह जाती है। फिर इसी तरह हेजलवुड की भी कल की न्यूज़ है कि उनका भी मुश्किल है कि वो स्क्वाड का पार्ट बनेंगे। मिचेल मार्श पहले ही इंजर्ड थे, और अब जो लेटेस्ट अपडेट है, कल रिटायरमेंट ले लिया मार्कस स्टोइनिस ने भी, उन्होंने भी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, और उसकी भी समझ नहीं आई कि आखिर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इस तरह एक प्लान के थ्रू लेते हैं, अदरवाइज तो लेते नहीं, शायद उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा था जो उन्होंने इस तरह ले ली। तो ये 4 मेन प्लेयर जो उनकी टीम का हमेशा वाइट बॉल में तो मस्ट फीचर होते हैं, इसके बगैर ऑस्ट्रेलिया को कैसे देखते हैं? क्योंकि अब कैप्टन या स्मिथ करेंगे या ट्रेविस हेड का नाम आ रहे हैं, दोनों में से किसी को रखा जाएगा, तो आपको लगता है कि फिर भी ये तगड़ी साइड है? ऑस्ट्रेलिया का जितना अच्छा स्ट्रक्चर है, जितने अच्छे तरीके से वो प्लेयर्स बन के निकलते हैं, उसके बाद आप आई थिंक किसी को भी चेंज करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उनकी टीम में, क्योंकि ये भी जो टीम खेल रही थी, ये भी ऑलमोस्ट ऊपर नीचे नए डालते थे, फिर वे वापस आते थे, इंजर्ड होते थे, फिर ठीक है। तो आई बिलीव कि टीम में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना हम सोच रहे हैं, जितना बाकी टीम्स में फ़र्क पड़ सकता है। जैसे बुमराह के जाने से इंडिया को फ़र्क पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को हमें पड़ेगा एग्जैक्टली। तो वो हमारा तो पूरा स्क्वाड ही बदल गया ना उस वजह से। तो आई थिंक वो उनको फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, उनके पास बैकअप में वो प्लेयर मौजूद होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया महद भाई, अब फ्यूचर में इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आज आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, कल दोबारा आपसे डिस्कशन करेंगे। आज इनॉग्रेशन है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, ज़रूर पाकिस्तानी लाहौरी फैंस ख़ासतौर पर स्टेडियम में जाइए, सेरेमनी को एंजॉय करें और पाकिस्तान को चेयर अप करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।